चलिए शांत हो जाइए। बैठ जाइए दोस्तों। क्या हुआ, बैठिए ना। अच्छा, अब आगे में इसीलिए ना, अब सब एक आदमी बैठता उसके बाद सब आके बैठने लगता, उसके बाद यहीं पर जाम लगा देता। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर बैठे नहीं करिए। अब जहां बैठिए ना, समझाने का जिम्मेदारी हमारी है। हो गया दिपेन? तो पिछले हम 3 चैप्टरों को पढ़ चुके हैं। क्या हुआ बातचीत, क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ? बैठिए ना, आराम से बैठिए ना दोस्तों, क्या बात कर रहे हैं? पढ़ाई उतनी मुश्किल है? तो कहाँ नया चैप्टर होगा चौथा? तो पिछले 1 2 3 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे। प्रश्नों को याद किए हैं कि नहीं किए हैं? पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर के सारे प्रश्न याद हो गए हैं। ध्यान रखिएगा कि जमा नहीं करते जाना है। अब जब तक चौथा चैप्टर समाप्त होगा तब तक आप पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के प्रश्नों को याद करते जाइएगा। हर दिन रिवीजन करिए एक चैप्टर का। ये नहीं चौथा चल रहा है फिर पीछे छोड़ दिए हैं, भूलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर इस तरह आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल सकते। वर्तमान समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट देने का मतलब है आपको अपने सिलेबस पर पूर्णतया कंट्रोल रखना पड़ेगा। पूर्णतः कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कत होगा। और आपको एक एक चीज हम क्लास में करवा रहे, थ्योरी को जितना हम जानते हैं उतना डीप में जाकर आपका हम क्लियर करवाते हैं। फिर एक एक क्वेश्चन जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारा एक जगह कर दिए हैं। और इसके बाद भी अगर आप लगातार रिवीजन नहीं करिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चौथा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल बॉन्ड, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक बंधन। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक बंधन, ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक बंधन। अब रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक बंधन जो है वह क्या है, उसको सबसे पहले तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ लेंगे, केमिकल रिएक्शन को समझ लेंगे। तो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है?
इससे पहले अणु और परमाणु का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आपका? कोई दिक्कत नहीं ना है कि अणु परमाणु का कॉन्सेप्ट आप समय बिल्कुल बाहर कर दिए हैं? पूरा याद है ना? अच्छा चेकिंग हो, खड़ा होइए तो आप। क्या न्यू एडमिशन है? पिछला नहीं किए हैं? कहाँ से कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? चौथा चैप्टर शुरू किए हैं? अभी कुछ देर पहले मुड़ी डोला रहा था सर। करो जी आप। परमाणु अणु कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाइड्रोजन कितना परमाणु है? हाँ, 1 3। हाइड्रोजन 3 परमाणु है। कहाँ याद है? हाइड्रोजन तो 2 ये परमाणु है। ऐसे में तो कोनो कंपटीशन निकलेगा। बैठिए आप, खड़ा होइए। आप तो लगातार करें, आप झूठ नहीं बोलिएगा। इसको हम देख रहे हैं शुरू से। पूरा कृषि क्लियर है? हाँ, क्या थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं? कह रहा थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा हम कौन कंपटीशन निकलेगा? हम आसान सा चीज पूछ रहे हैं, अणु परमाणु। देख रहे हैं? देख रहे हैं विनोद? बैठ जाइए। आप तो बोल रहे थोड़ा थोड़ा पूछने में डर लगता है। थोड़ा थोड़ा हम क्या पूछेंगे? क्लियर 100% क्लियर करके आइए। चलिए अब क्या पूछेंगे? आगे वाला सब फंसक गया है। हल्ला हल्ला नहीं, हल्ला फिर काहे करते? एक एक करके पूछना चालू करेंगे ना। अब हमको लगता है रोशन सर जैसे वो AK-47 रखना पड़े। ठीक है, थोड़ा थोड़ा से कम नहीं चलेगा, 100% होनी चाहिए। हाइड्रोजन 2 परमाणु है। हाइड्रोजन 2 परमाणु है। आइए देखिए, अणु परमाणु का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग भूल चुके हैं। आइए ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन, और इसके अलावा और कोई परिवर्तन नहीं होते। और क्या है भौतिक परिवर्तन और क्या है रासायनिक परिवर्तन, इसको आप समझिए। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें हमेशा नया पदार्थ का निर्माण होता है, जिसमें हमेशा नया पदार्थ का निर्माण होता है।
तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में सबसे मूल अंतर यह है कि इसमें भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। नए पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब कहिएगा जैसे कि कांच ऊपर से गिर करके चकनाचूर हो गया, कांच का टूटकर चकनाचूर हो जाने के प्रक्रिया में क्या कोई नया पदार्थ का निर्माण हुआ है? बताइए, हुआ है? नहीं हुआ। तो कांच का टूटना एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन है। किसी भी पदार्थ का गर्म होकर के द्रव में बदल जाना या अवस्था बदल जाना, क्या अवस्था बदल जाना भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन? क्या? भौतिक परिवर्तन होगा। अवस्था परिवर्तन में कोई नया पदार्थ आपको नहीं मिल रहा है। आप लोहा को गर्म करके लिक्विड बना दीजिएगा तो लिक्विड भी तो लोहा है। तो एक पदार्थ को गर्म करके ठोस से द्रव बदल देना, द्रव से गैस बदल देना, ठंडा करके गैस से ठोस में बदल दे, द्रव में बदल देना, द्रव से ठोस में बदल देना। अवस्था परिवर्तन में कोई नया प्रकार के पदार्थ नहीं होता है। नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो अवस्था परिवर्तन भी है, क्या है? भौतिक परिवर्तन। वहीं कोयला जलाते हैं, धुआं बनता है, धुआं कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला कार्बन था, जला कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नया पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नया पदार्थ। तो क्या कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा या भौतिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो कोयला का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस ब्रह्मांड में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। ब्रह्मांड में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक। क्लियर हो गया? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके दौरान नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। रंग, रूप, आकार, अवस्था बदल जाता है, लेकिन कोई नए पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती है। कोई नए पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती। अब आइए रासायनिक अभिक्रिया में। इस ब्रह्मांड में जितना भी रासायनिक परिवर्तन होता है, इस ब्रह्मांड में जितना भी रासायनिक परिवर्तन होता है, इस ब्रह्मांड में जितना भी रासायनिक परिवर्तन होता है, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप होते हैं। सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप होते हैं। तो अगर सीधा सीधा हमें केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित करना पड़ेगा, तो हम यही कहेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के बगैर रासायनिक परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, अर्थात नए पदार्थों का निर्माण हो ही नहीं सकता है। क्या भौतिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन होता है? क्या भौतिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन होता है? नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, फलस्वरूप कोई नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अगर सामान्य रूप से, और ध्यान रखिएगा, सामान्य रूप से अगर हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित करने का रहेगा तो सीधा सीधा कहेंगे कि ब्रह्मांड में कितना अभिक्रिया? दो। ब्रह्मांड में दो परिवर्तन, भौतिक और कौन से परिवर्तन के दौरान रासायनिक अभिक्रियाएं होती है?
क्लियर हो गया। तो ये था, हम रासायनिक अभिक्रियाओं को सामान्य रूप से परिभाषित करेंगे, सामान्य रूप से। अब आइए कि अगर विस्तार पूर्वक हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे। तो जब दो या फिर बात कर रहे हैं, क्या हुआ? साउंड का आवाज आ रहा है। अच्छा बैठिए ना, साउंड का आवाज आ रहा है, बैठिए नहीं, सब देखिए पार होने नहीं देगा लगता है हमको। आइए आइए, बैठिए बैठिए। फिर क्या कर रहा है? अरे चालू होने दीजिए ना, आज कोई फंक्शन वंक्शन भी है, बजने दीजिए जो बज रहा है। आइए दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ या एक ही पदार्थ, या एक ही पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण वाले पदार्थ, नए गुण वाले पदार्थ, या एक ही पदार्थ टूट करके, एक ही पदार्थ टूट करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर दे तो यह क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, या एक ही पदार्थ आपस में, एक ही पदार्थ जो है टूट करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा। बात को समझ गए ना? अब बैठ जाइए, कोई हरकत नहीं करिए, आराम से क्लास को निकालेंगे, बस आप लोग बैठे रहिए ना आराम से। तो रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में प्रतिक्रिया करके, आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन करके एक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, या एक ही पदार्थ टूट करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो निश्चित ही यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया को आप दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला कि एक ब्रह्मांड में जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया है। जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ या एक ही पदार्थ एक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता, तो वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। हमने एक पदार्थ कार्बन लिए और उसे वायु की उपस्थिति में जोरदार गर्म कर दिए, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां दो पदार्थ, एक कार्बन है और दूसरा, और ये आपस में प्रतिक्रिया करके एक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण कर दिया है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये एक ही पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट को हमने जोरदार तरीके से गर्म कर डाला। कैल्शियम कार्बोनेट को जोरदार तरीके से अगर हम गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन, क्या नए गुणों वाले पदार्थ बना कि नहीं बना? ये दोनों ही जो प्रोसेस आपके सामने में हो रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत? रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसमें कोई दिक्कत है?
समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत है? ब्रह्मांड में होने वाले प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया है। ब्रह्मांड में होने वाले तमाम भौतिक परिवर्तनों के दौरान कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में प्रतिक्रिया करके नए गुणों वाला पदार्थ का निर्माण करता है, या एक ही पदार्थ टूट करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? रासायनिक अभिक्रिया में हम दो तरह से परिभाषित किए। इन दोनों तरह से आप देखें ना कि रासायनिक अभिक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस दौरान नए गुणों वाला पदार्थ निश्चित ही बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि इस दौरान कोई नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होगा ही होगा। यह अनिवार्य है कि नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होगा ही होगा। अब ध्यान दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल रिएक्शन में जितने भी पदार्थ होते हैं उसको दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं क्या? अभिकारक। और इसको क्या कहते हैं? उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। अब किसको कहेंगे अभिकारक, किसको कहेंगे उत्पाद? क्या? ध्यान दीजिए, एक रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उनको आप कितने श्रेणियों में बांट सकते हैं? रिएक्टेंट और अभिकारक और। तो मान लीजिए कि आपने मैग्नीशियम को हवा में खूब गर्म किए और बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने पोटेशियम क्लोरेट KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट को आप जब गर्म करिएगा पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन बना। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करता है, वो क्या है? अभिकारक है। और नए गुणों वाले पदार्थ का जो निर्माण होता है, नए गुणों वाले पदार्थ का जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो क्या है? और नए गुणों वाले जो पदार्थ बनते हैं वो क्या है? उत्पाद है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक, और जो बनते हैं वो उत्पाद। कोई दिक्कत है? अभिकारक उत्पाद में कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन अभिक्रिया कर, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन अभिक्रिया कर अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया कर अमोनिया बनाते हैं। अगर इसमें आपको पूछेगा कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, बताइए तो। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन अभिक्रिया कर अमोनिया बनाते हैं। अभिक्रिया में भाग कौन लिया?
तो अभिकारक है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। नए गुणों वाला कौन पदार्थ बना है? अमोनिया। तो अमोनिया क्या है? उत्पाद। एक रासायनिक अभिक्रियाओं में समस्त पदार्थ को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, अभिकारक एवं उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में अभिकारक है और अमोनिया उत्पाद। जो बना वो उत्पाद है, जो भाग लिया वो अभिकारक। क्लियर? हमको लगता है कि दोस्तों अब रासायनिक अभिक्रिया को आप समझ चुके हैं ना बहुत। अब हम जो है ना होमवर्क देंगे। हमको लगता है कि जनरल कंपटीशन वाला वैसे वयस्क रहता है, ग्रेजुएट रहता है, तो ग्रेजुएट आदमी को अपने ढेर सारा टेंशन है, नहीं है? पिताजी का टेंशन, माताजी का टेंशन, छोटा भाई है तो उसका टेंशन। तो इसीलिए हम पढ़ने पर ज्यादा जोर नहीं देते। और रोशन सर को परम विश्वास है, जब तक उठाएगा नहीं तब तक पढ़ेगा नहीं। ठीक है, हम इस सिद्धांत के खिलाफ है कि वो खुद वयस्क है, ग्रेजुएट है, अगर उसको खुद समझ नहीं है कि हमको पढ़ना चाहिए तो हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते उसको। ये वास्तविकता है। एक ग्रेजुएट पास व्यक्ति ठान ले कि नहीं पढ़ना है तो उसको हम कितनों भी बात बोल देंगे ना तो बाहर निकलेगा, हाँ वैसे कुछ बोलता रहता है। उसको पहले दिखता है, चश्मा खोल के पहले बोले ना। तो तमाम तरह का बात कह के सब कुछ को प्लेन कर देता है, इसीलिए हम ज्यादा नहीं बोलते। लेकिन अगर ये स्थिति कायम रही, क्वेश्चन याद नहीं किए, टैलेंटेड कितने आप मान रहे हैं? बहुत टैलेंटेड है, आप पीएचडी होल्डर है, वो अलग बात है। लेकिन प्रश्नों को अगर याद नहीं करिएगा, कोई कंपटीशन आप नहीं निकाल सकते। तो हमने दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ लिए, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है वो समझ लिए। आइए रासायनिक अभिक्रिया के केमिकल रिएक्शन के प्रमुख गुणों को देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? सबसे पहला गुण तो यही है कि केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का अनिवार्य रूप से निर्माण होता है। अगर नए गुण वाले पदार्थ नहीं हुआ तो कोई पदार्थ नहीं बना। तो पहली विशेषता केमिकल रिएक्शन का कि ऑल केमिकल रिएक्शन इज केमिकल। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक अभिक्रिया अथवा रासायनिक परिवर्तन का बहुत ही ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा। इस पृथ्वी पर जीवन की भी उत्पत्ति हुई ना तो वो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान हुई। अगर रासायनिक अभिक्रिया इस पृथ्वी पर नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन की भी उत्पत्ति नहीं होती, इस पृथ्वी पर जीवन की भी उत्पत्ति नहीं होती। दूसरा गुण पर आइए, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा गुण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रमुख गुण है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के परमाणु ही भाग लेते हैं तथा
परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक के तरफ से अभिकारक का परमाणु भाग लेगा। क्या अणु मॉलिक्यूल्स रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं? नहीं लेते। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में केवल कौन भाग लेते हैं? परमाणु। परमाणु और कोई भाग नहीं लेते। यानी अणु की कोई भूमिका नहीं है रासायनिक अभिक्रियाओं में। अब परमाणु जो भी भाग लेते हैं तो परमाणु की तरफ से कौन भाग लेते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन है। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया में कोर इलेक्ट्रॉन की कोई भूमिका है? क्या रासायनिक अभिक्रियाओं में कोर इलेक्ट्रॉन का कोई भूमिका है? नहीं है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी तुरंत देखिए, आप जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप जल में डाल दीजिएगा तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या होगा? अभिकारक या उत्पाद? ये दोनों और ये उत्पाद। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में केवल पदार्थ के परमाणु भाग लेते हैं, परमाणु के भी केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं? नहीं। क्या रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? नहीं लेते। अब मान लीजिए कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो आप जान रहे कि कैल्शियम ऑक्साइड तो परमाणु नहीं है, क्या है? अणु है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? अणु। परमाणु में कोई दिक्कत नहीं ना। जिसको दिक्कत नहीं, आप पहला चैप्टर दूसरा में है, दूसरा चैप्टर को 4 बार रट्टा मारिएगा, ठीक है ना? 4 बार, नहीं तो यहां से आगे समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड अणु है और यह भी क्या है? तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में अणु परमाणु में टूट जाएगा। परमाणु भाग लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अणु है तो सबसे पहले सारा अणु जो है वो परमाणुओं में क्या होगा? इसके भी अणु परमाणु में क्या होंगे? क्या होंगे? टूट जाएंगे। ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले अणु टूटा परमाणु में। अब ये जो 4 प्रकार के परमाणु है आपस में एक नया रासायनिक बंधन बनाएंगे। ये आपस में क्या बनाएंगे? आपस में नया रासायनिक बंधन। वो बंधन है जो परमाणुओं को जोड़कर अणु बनाएगा, जो परमाणुओं को जोड़कर अणु बनाएगा। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में जो अणु भाग लिया वो टूटा परमाणुओं में। फिर परमाणु आपस में मिलकर एक नया रासायनिक बंधन बनाया और नया रासायनिक बंधन के दौरान नया अणु का क्या हुआ? नया अणु का क्या हुआ? और यही नया अणु उत्पाद के अणु है। तो देख लिए रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुआ। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में जो अणु भाग लिए वो टूट गया किसमें? ध्यान दीजिए, अणु में पहले से भी मौजूद है क्या? तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में जो अणु भाग लिए हैं उनका रासायनिक बंधन टूट गया, परमाणु अलग हो गए। फिर वे परमाणु नया रासायनिक बंधन बनाकर नए अणु का निर्माण किए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या क्या होता है? तो अभिकारक के अणु में उपस्थित रासायनिक बंधन टूट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अभिकारक के परमाणु अलग अलग हो जाते। पहला काम क्या हुआ? अभिकारक के अणु के रासायनिक बंधन टूट गए और अभिकारक के अणु परमाणु में बदल गए।
फिर वो परमाणु आपस में एक नया रासायनिक बंधन बनाकर एक नया अणु का क्या किया, निर्माण किया। तो इस तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया में नया अणु बनते हैं, कोई नया परमाणु का निर्माण। आप देख रहे कि इधर कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परमाणु है, इधर भी कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परमाणु है कि नहीं? तो क्या रासायनिक अभिक्रिया में नए तरह के परमाणु बनते हैं? नहीं बनते। क्या रासायनिक अभिक्रिया में नए तरह के परमाणु बनते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नया, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नया, कोई नया परमाणु नहीं बनते। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न हुआ समझ गए? सबसे पहले अभिकारक के अणु में जो रासायनिक बंधन था वो टूट गया, फिर परमाणु अलग अलग हो गए, फिर परमाणु नए रासायनिक बंधन बनाकर नया अणु बनाया। कोई दिक्कत? अब जहां अणु है वहां अणु टूटा, लेकिन वहीं इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन, तो यहां कार्बन परमाणु के रूप में यहां टूटने की कोई जरूरत, फिर ऑक्सीजन अणु के रूप में इसको टूटने की जरूरत है। ऑक्सीजन अणु के रूप में है ना, तो ये टूटेगा, लेकिन जो परमाणु के रूप में ही है वो उसको टूटने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों? समझ रहे हैं ना? क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए, हल्ला करिएगा छोड़ देंगे क्लास, ठीक है? इसीलिए पढ़िए, अब जो भी डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन पढ़ना है। पहला गुण, सभी रासायनिक, सभी केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज है, सभी केमिकल रिएक्शन केमिकल। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा परमाणु और परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी अणु या कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसे कैसे संपन्न होता है? तो सबसे पहले अभिकारक के अणु में उपस्थित रासायनिक बंधन टूट जाते हैं, परमाणु अलग अलग, अलग हुए परमाणु नया रासायनिक बंधन बनाकर नया अणु बनाते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नया अणु का निर्माण होता है, नया परमाणु का निर्माण। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमेशा नया अणु का निर्माण होता है, नया परमाणु का निर्माण नहीं होता है। तीसरा गुण, रासायनिक अभिक्रिया में, और जानते हैं साउंड को जानकर वो बढ़ा दिया होगा। रासायनिक अभिक्रिया में है, आपने बढ़ाई आवाज। रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की उत्पत्ति हो सकती है। रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की उत्पत्ति हो ही। आपको हम एक रासायनिक अभिक्रिया बताते हैं। जिंक ले लीजिए, क्या, और उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दीजिए। कुछ देर के बाद रिएक्शन करके क्या निकलेगा? गैस निकलेगा। अभिकारक में कहीं पर गैस था, उत्पाद में गैस निकल रहा है। अभिकारक में गैस नहीं था, उत्पाद में गैस। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गैसों की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि इधर ठोस है तो उधर ठोस से होगा, इधर द्रव है तो उधर द्रव्य होगा, इधर गैस है तो उधर गैस से होगा। ये जरूरी हो सकता है कि इधर ठोस हो उधर द्रव हो जाए, इधर द्रव हो उधर ठोस हो जाए, हो सकता है इधर गैस हो उधर ठोस द्रव या गैस कुछ हो जाए। बात को समझ रहे हैं ना? तो रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की भी उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की उत्पत्ति हो।
और अभी तुरंत हम आपको बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की उत्पत्ति हो सकती है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन हो सकता है। अवस्था परिवर्तन हो सकता है, अर्थात मान लीजिए अभिकारक आपका क्या है, ठोस है, तो इधर आपका उत्पाद द्रव या गैस हो सकता है, या आपका अभिकारक द्रव है तो हो सकता है कि उत्पाद आपका ठोस हो जाए। उदाहरण के लिए कि अभी तुरंत जिंक जो है किसमें डालें, H2SO4 क्या है, और जिंक का हम बुरादा डालते हैं। क्या डालते हैं? छोटे छोटे कण को बुरादा बोलते हैं। जिंक का बुरादा अगर इस विलयन में डालिएगा वो घुल जाएगा, लेकिन इसके बाद जो जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट की प्रकृति क्या होती है, ठोस होती है। आप इधर आपका इधर विलयन था, लेकिन इधर क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है। अवस्था बदल गई कि नहीं बदल गई, बदल गई कि नहीं बदल गई। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गैसों की उत्पत्ति हो सकती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसों की उत्पत्ति हो सकती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था बदल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसों की उत्पत्ति हो या प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था बदल जाए। पांचवा गुण, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। अवक्षेप को अंग्रेजी में प्रिसिपिएट कहते हैं, प्रिसिपिएट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। अब कहिएगा ये अवक्षेप, व्हाट इज अवक्षेप, यानी प्रिसिपिटेट क्या है, प्रिसिपिएट क्या है, ये कैसे समझेंगे। ध्यान दीजिए, जब आपका अभिकारक क्या हो, विलयन मतलब जलीय विलयन, अभिकारक क्या हो, जलीय विलयन, लेकिन उत्पाद आपको क्या मिले, ठोस मिले। अभिकारक जलीय विलयन है, लेकिन उत्पाद क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है। तो बने ठोस उत्पाद को ही क्या कहते हैं, अवक्षेप। यानी अभिकारक जलीय विलयन था, यानी कि जल के भीतर लिक्विड अवस्था में रिएक्शन हो रहा था, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन गया। तो जब अभिकारक जलीय विलयन की अवस्था में अभिक्रिया कर रहे हैं, जब अभिकारक जलीय विलयन की अवस्था में अभिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन उत्पाद ठोस बन जाए, तो इस ठोस उत्पाद को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इसका हम बेहतरीन एग्जाम्पल दे, अभी जो रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख रहे हैं उसको आप समझ जाते हैं ना, हैं? हालांकि रासायनिक समीकरण हम आगे पढ़ेंगे तो उतना समझ जाते हैं ना, उतना समझना लाजमी है दोस्तों। उतना भी नहीं समझिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। वैसे दिक्कत हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन है। जलीय विलयन, मान लीजिए क्या, हाँ, बेरियम क्लोराइड को डाल दिए सल्फ्यूरिक एसिड, घुल गया। बेरियम क्लोराइड को डाल दिए सल्फ्यूरिक एसिड में, डाल दीजिए, डल गया। अब जब इनके बीच रिएक्शन होता है, तो बेरियम सल्फेट और HCl बनता है। अब देखिए, ये था एकदम जलीय विलयन, ये जलीय,
एकदम ये किस रूप में गया? चूर्ण के रूप में, जो इस जलीय विलयन में गल गया। लेकिन जो बेरियम सल्फेट बना, ये किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। अभिकारक था जलीय विलयन, उत्पाद कैसा मिला? एक ठोस मिला, ठोस। अब उत्पाद जो ये ठोस मिला, यही ठोस उत्पाद को आप क्या कहेंगे? अपक्षेप। तो अपक्षेप क्या होता है, प्रिसिपिएट क्या होता है, ये बात आप समझे कि नहीं समझे? जब अभिकारक जलीय विलयन है, अभिकारक जलीय विलयन है और उत्पाद कोई ठोस पदार्थ मिल गया, उत्पाद कोई ठोस पदार्थ मिल गया, तो वैसे ठोस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। वैसे ही ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एक बार फिर से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के गुणों को हम पढ़ रहे हैं, गुणों को। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु और उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में अणु और कोर इलेक्ट्रॉन भाग। रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की उत्पत्ति हो। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन हो। चौथा गुण था कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या बन सकते हैं? अपक्षेप बन सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या बन सकते हैं? लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप बने ही। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप बने ही। अपक्षेप किसे कहते हैं दोस्तों? क्लियर है ना? अब अपक्षेप पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। जब अभिकारक जलीय अवस्था में हो और उत्पाद कोई ठोस बन जाए, तो बने ठोस उत्पाद को ही क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। तो ये हम कैम्मा गुण पढ़ रहे थे, पचमा। छठा, रासायनिक अभिक्रिया में रंग बदल सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग बदल सकता है, रंग बदल सकता है, रंग बदल सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग, लेकिन इसकी अभिक्रिया आप करा दीजिए लोहा से, तो ये बन जाता है फेरस सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाता है? अलग। अब ये जो नीला है, इसका रंग क्या हो गया? हरा हो जाता है। फेरस सल्फेट का रंग हरा है। आप क्या देखें, रासायनिक अभिक्रिया है तो रंग नीला से बदलकर हरा हो गया। यानी इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग भी बदल सकते हैं, कलर भी बदल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रासायनिक अभिक्रिया में कलर बदल जाए। यह जरूरी नहीं है कि हर रासायनिक अभिक्रिया में कलर बदल जाए, लेकिन कलर बदल सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना। सतमा, सभी रासायनिक परिवर्तन के जगह अभिक्रिया ही लिखते हैं। सभी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन अवश्य ही होता है। सभी रासायनिक परिवर्तन में अवश्य ही क्या होता है? जैसे कि आप कार्बन को ऑक्सीजन से भिड़ा दीजिए तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, बनेगा, बल्कि थोड़ा क्या बनेगा? उष्मा। वहीं आप नाइट्रोजन की अभिक्रिया है, ऑक्सीजन से कराइए, नहीं होगा अभिक्रिया। इसको आपको देना पड़ेगा क्या?
तब ये बनेगा क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन अवश्य ही होता है, ऊर्जा परिवर्तन अवश्य ही होता है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन या ऊष्मा परिवर्तन अवश्य ही होता है, अवश्य ही होता है। ऐसा असंभव है कि रासायनिक अभिक्रिया बिना ऊर्जा परिवर्तन का न हो, होता ही होता है। क्लियर बात समझ गए ना? आप यहां देख रहे हैं कि यहां उष्मा निकल रहा है, यहां उष्मा लिया जा रहा है, उष्मा निकल रहा है, उष्मा लिया जा रहा है। क्या ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें ऊर्जा का या उष्मा का कोई परिवर्तन ना हो? क्या यह संभव है? नहीं संभव है दोस्तों। कुछ ना कुछ उष्मा निकलेगा और देना ही पड़ेगा। गुणों को समझ रहे हैं ना? 8वां, और थोड़ा आप जीएस में जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि केमिस्ट्री पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा। नहीं तो जानते हैं केमिस्ट्री पूरा डिटेल में समझाते तब भी मार्केट में गाली देते फिर रहा है, उसको केमिस्ट्री नहीं आता पढ़ाने। ठीक है, आज हम तो सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते सुन लिए। बोला था कुछ सोचता है कि बायोलॉजी पढ़ा लेते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ा देगा। अब हम क्या बोले, हम रुक गए। तो देखिए केमिस्ट्री जो, अब देखिए बायोलॉजी अलग तरह का विषय, उससे अट्रैक्ट ज्यादा होता है स्टूडेंट है। अब ध्यान दीजिए ना, हल्ला फिर हल्ला कर देते हैं। लेकिन केमिस्ट्री को थोड़ा, अगर आप सीधे 10th के बाद से केमिस्ट्री छोड़े हुए, 10th में पढ़े थे और 10th के बाद से केमिस्ट्री छोड़ दिए हैं, तो पहली बार पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा ही होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है केमिस्ट्री पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिए जीएस के अन्य सब्जेक्ट के अपेक्षा। ठीक है ना? बाकी हमारी कोशिश रहती है कि हम जितना जानते हैं आपको बता दें और प्रश्नों को भी करवा दें। आठवां नंबर, 8वां गुण, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक बंधन टूटते हैं तथा नए रासायनिक बंधन बनते हैं। नए रासायनिक बंधन बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक बंधन टूटते हैं तथा नए रासायनिक बंधन बनते हैं। ठीक है, रासायनिक बंधन टूटते हैं और नए रासायनिक बंधन बनते हैं। और इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं ना। अभिकारक के अणु का रासायनिक बंधन टूटा और परमाणु अलग हो गया। अब फिर परमाणु नए रासायनिक बंधन बनाकर नए प्रकार के अणु को निर्मित किए कि नहीं किए। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी, रासायनिक बंधन को आप समझ रहे हैं ना, रासायनिक बंधन जैसे H2 है, इसमें 3 परमाणु है, तो तीनों परमाणु एक बंधन से बंधे हुए हैं, जो क्या कहलाएगा? रासायनिक बंधन की आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से आप जानिए कि एक अणु में कई परमाणु होते हैं और एक अणु में जितने परमाणु हैं वो एक बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो हर रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधन टूटते हैं और नए रासायनिक बंधन बनते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम पढ़ाए थे आपको। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं होती है, कोई बढ़ोतरी और कमी नहीं होती है।
तो इन 8 गुणों को समझ चुके हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा गुण होते हैं, ताकि क्लास में ही याद हो जाए। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक, या हर रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ही संपन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा परमाणु और उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, अणु और कोर इलेक्ट्रॉन भाग। रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसों की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की उत्पत्ति हो। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था बदल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपक्षेप बन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप बने ही बने। रासायनिक अभिक्रिया में रंग भी बदल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रासायनिक अभिक्रिया में रंग बदले ही बदले। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होती है। यह संभव ही नहीं है कि बिना ऊर्जा परिवर्तन के रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाए। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो पुराने रासायनिक बंधन टूट जाते हैं और नए रासायनिक बंधनों का निर्माण होता है। पुराने रासायनिक बंधन टूट जाते हैं, नए रासायनिक बंधन का। अंतिम गुणों पर हम चर्चा कर रहे हैं, और यहां पर आपको समझना होगा सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। अब सक्रियण ऊर्जा क्या है, इसको समझने से पहले एक बात हमारे मन में ख्याल आया है कि कोई तो नियम बनाया होगा कि अभी वो छठ पूजा मनाया जाए। कोई तो ऐसा होगा पंडित, क्या उसको बुलाते कि कौन नियम के अनुसार है ये आप किए हैं। आपको इसका इतिहास पता है? हमको भी इस बार पता चला कि गर्मी के मौसम में भी छठ होता है। इस बार लगता है ज्यादा जोर शोर से हो रहा, पहले होता भी होगा तो पता नहीं चल रहा था। कोई बुलाता भी नहीं है खरना प्रसाद खोने, ठीक है, तो ज्यादा पता नहीं चलता है। आप इतिहास पता करिएगा तो ये किस ईस्वी से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, कौन सी ये परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। आइए किसी पंडित जी को पकड़िएगा, वही बताएगा। आइए, अरे हल्ला काय कर रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी समझना है कि नहीं है? एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होने से कार्बन डाइऑक्साइड बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होने से जल बनता है। आप जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया होने के लिए परमाणु का उत्तेजित होना बहुत जरूरी है कि नहीं है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसमें भाग कौन लेगा? परमाणु भाग लेगा। तो भाग लेने के लिए परमाणु को एक्साइटेड होना होगा। परमाणु अगर एक्साइटेड उत्तेजित ही नहीं हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा। इसलिए दोस्तों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए परमाणु को उत्तेजित होना बहुत जरूरी है। परमाणु का उत्तेजित होना बहुत जरूरी है। और परमाणु को उत्तेजित करने के लिए कुछ ना कुछ आपको ऊर्जा देनी ही पड़ेगी उष्मा के रूप में, अर्थात कुछ ना कुछ उष्मा देना ही पड़ेगा। तो हर रासायनिक अभिक्रिया तब ही संपन्न होंगे जब अभिकारक के परमाणु उत्तेजित होंगे।
रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करवाने के लिए परमाणु को उत्तेजित करने हेतु जो ऊर्जा अथवा ऊष्मा दी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? संक्रियन। यानी संक्रियन ऊर्जा ऊर्जा का वह मान है जो अभिकारक के परमाणु को उत्तेजित करके उसे अभिक्रिया कराने के लिए प्रेरित करेगा। बात को समझे कि नहीं समझे? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? तो हमको लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसके क्या क्या गुण है ये निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। एक बार नजर दोहरा लीजिए, तब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। केमिकल रिएक्शन में आयन भाग लेता है क्या? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्कर्ष सोलंकी रासायनिक अभिक्रिया में न अणु भाग लेते हैं न आयन भाग लेते हैं, ओनली वन परमाणु भाग लेते हैं और उसके भी संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। एक गुण तो नहीं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप भी बदल सकता है, तो इसका जिक्र तो उसी समय हो गया। ऊष्मा दिया जा सकता है या ऊष्मा उत्पन्न हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्मा जब उत्पन्न होगा तो ताप बढ़ जाएगा, ऊष्मा जब लिया जाएगा तो ताप घट जाएगा। टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। पिछला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। क्लियर? अब रासायनिक अभिक्रिया में कोई दिक्कत? आइए अब समझते हैं केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? ध्यान दीजिए, रासायनिक संकेत, रासायनिक संकेत तथा रासायनिक सूत्र के माध्यम से रासायनिक संकेत और रासायनिक संकेत किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? एलिमेंट के लिए। रासायनिक सूत्र किसके लिए? कंपाउंड के लिए, तत्व के लिए। और केमिस्ट्री में यौगिक को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सूत्र का। यानी कि जैसे जल के लिए H2O, जैसे सोडियम के लिए Na, सोडियम के लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक संकेत तथा रासायनिक सूत्र के मदद से जब संक्षिप्त कर देते हैं तो एक समीकरण प्राप्त होता है और उसे हम क्या कहेंगे? यानी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्तीकरण है, सीधा सीधा परिभाषा। और रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्तीकरण करने के लिए किसका किसका इस्तेमाल होता है? रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्र का। तो ध्यान दीजिए कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्रों के मदद से, रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्रों के मदद से संक्षिप्त कर देंगे तो एक समीकरण प्राप्त होगा जिसे क्या कहते हैं? उदाहरण के लिए दोस्तों, कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा
ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होने से जल बनता है। कितना बड़ा हो गया, 3 लाइन लिखना पड़ा। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होने से जल बनता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का रासायनिक संकेत H2, हालांकि ये रासायनिक सूत्र है ऑक्सीजन का, और बन गया क्या। तो हमने क्या किया, रासायनिक सूत्र और संकेत के मदद से इस 3 लाइन को 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो यही क्या बन गया, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में नियम है कि आप अभिकारक को बाईं तरफ और उत्पाद को दाईं तरफ लिखेंगे। यानी कि आप कहिएगा कि नहीं हमारा मन है हम ऐसे लिखेंगे, हमको कौन कह सकता है, बिल्कुल सब कहेगा ये मेथड लिखने का क्या है, गलत है, गलत। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था है वर्तमान समय में। हर नियम कायदे केमिस्ट्री की कौन सा संस्था बनाती है, आईपीएक संस्था बनाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण जब लिखेंगे तो अभिकारक बाएं तरफ ही रहनी चाहिए, उत्पाद दाएं तरफ रहनी। ये नहीं है कि हम उत्पाद को दाएं तरफ लिख दे और अभिकारक को बाएं तरफ लिख दे, ये मेथड गलत मेथड है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रासायनिक समीकरण तो आप जानते ही होंगे। हम बता इसलिए दिए कि परिभाषा के आधार पर जब प्रश्न पूछ ले तो कोई दिक्कत आपको। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए किनका किनका इस्तेमाल होता है, रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्र के मदद से केमिस्ट्री में किसको प्रदर्शित किया जाता है, कंपाउंड को, रासायनिक संकेत के मदद से एलिमेंट को। तो रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्रों के मदद से, रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्रों के मदद से रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त करने की विधि ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, जैसे आपके सामने में है। और रासायनिक समीकरण का नियम है अभिकारक दाईं तरफ बाईं तरफ और उत्पाद दाईं तरफ ही होनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया आपको। संजय कुमार कह रहे कास्ट को बदनाम नहीं कीजिए, बदनाम कर रहे हैं। नहीं, किसी का कास्ट हम काहे बदनाम करेंगे जी। और कह रहे कि अपने ही कास्ट को बदनाम नहीं कीजिए, अपना कास्ट को हम काहे बदनाम करेंगे। आइए दोस्तों, अब ये समझिए केमिकल, अभी कुछ बोले कहाँ है, कुछ बोले क्या, हाँ? और पंडित जी, अरे वो बात, पंडित जी उसको कहते जो संस्कृत के जानकार होते हैं, धर्मशास्त्रों के जानकार होते हैं, ठीक है। कोई विशेष जाति पंडित नहीं होता है। पंडित है तो मतलब आप धर्मशास्त्रों के जानकार हैं, आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप संस्कृत के जानकार होंगे, ठीक है ना। ये झूठों का जो है ना समाज में माहौल बिगाड़ दिया गया कि एक खास जाति के लोग पंडित होगा, लोग उससे पूजा करवाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता बन गया, संस्कृत जान गया, वो पंडित होने की उपाधि प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। आइए केमिकल इक्वेशन, है हल्ला क्या कर रहे हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है बैलेंस और दूसरा है अनबैलेंस, ये भी आप जानते होंगे।
असंतुलित और दूसरा रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और अब आइए किसे कहेंगे संतुलित, किसे कहेंगे असंतुलित, किसे कहेंगे संतुलित, किसे कहेंगे? उदाहरण के लिए दोस्तों कि आप देखिए कि कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म किए तो बना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन। क्लियर? अब इसमें देखिए कि अभिकारक में कार्बन के कितने परमाणु है? उत्पाद में भी 1। अभिकारक में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2। उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। इसमें आइए, अभिकारक में कैल्शियम, उत्पाद में, अभिकारक में ऑक्सीजन 3 और उत्पाद में भी 2 1। अभिकारक में कार्बन 1, उत्पाद में भी कार्बन। ऐसे रासायनिक समीकरण, ऐसे रासायनिक समीकरण कैसे हैं? संतुलित। वेरी गुड, आप लोग तो बिना बताए पकड़ लिए। तो जब अभिकारक के तरफ सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तरफ के सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी संतुलित रासायनिक समीकरण वो रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक के तरफ सभी परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के तरफ सभी परमाणुओं की संख्या क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन फिर वही बात आपको हम बता रहे हैं कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, जल बनाया। पोटेशियम क्लोरेट को KClO3 को गर्म किए तो पोटेशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन बना। आप इस रासायनिक समीकरण को, इधर हाइड्रोजन 2 उधर भी हाइड्रोजन, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 उधर ऑक्सीजन 1, इधर पोटेशियम 1 इधर भी पोटेशियम, इधर क्लोरीन 1 इधर भी क्लोरीन, लेकिन इधर ऑक्सीजन 3 इधर ऑक्सीजन मात्र। ऐसे रासायनिक समीकरण क्या कहलाते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण का। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ कि अभिकारक के तरफ सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के तरफ सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर है। अगर दोनों तरफ सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं रहा तो वो कैसा? असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होते हैं, यहां क्या था? KCl, ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुरूप नहीं होते हैं। क्या होते हैं? जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं वो किसका पालन नहीं करता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन। असंतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस नियमों की अवहेलना करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का। लेकिन अगर अभिकारक के तरफ परमाणु कम रहेंगे, उत्पाद के तरफ ज्यादा रहेंगे, या उत्पाद के तरफ परमाणु कम रहेंगे, अभिकारक के तरफ परमाणु ज्यादा रहेंगे, तो कभी भी परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा। और परमाणु द्रव्यमान ही बराबर नहीं होगा तो द्रव्यमान बराबर होगा, और द्रव्यमान ही बराबर नहीं होगा तो द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होगा। जबकि हम जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होते तो एक असंतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन, जबकि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन अवश्य ही होता है।
तो अब क्या करेंगे, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कोई नियम, ये केवल अनुमान के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कोई नियम, ये बस आपको अनुमानों के आधार पर करना होगा। किसके आधार पर? अनुमानों के आधार पर करना होगा। आइए दोस्तों, अनुमानों के आधार पर कर देते हैं। तो इधर ऑप्शन 2 है, इधर 3 है, तो हम लगा देते हैं इधर क्या 3, इधर लगा देते हैं क्या, इधर लगा देते हैं। आपको नीचे नहीं लगाना, लगाना है सिर्फ आगे। ये नहीं कि इधर लगा दिए 2, ऐसे नहीं करना है, लगाना है सिर्फ। अब देखिए तो गणिये तो दोनों तरफ बराबर हुआ, हो गया। ये काम किया अनुमान के आधार पर। आप कहिएगा हमको तो अनुमान लगे रहा है, लगेगा। जैसे जैसे चैप्टर खत्म, इस चैप्टर में रिएक्शन है, रिएक्शन, इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, उसमें भी रिएक्शन है, रिएक्शन। तो इसीलिए हम बोले हैं कि इस चैप्टर में एकदम ध्यान देना है, इसको बैलेंस करिए। आगे 2, अरे आगे 2, आगे 2 और आगे बराबर हो गया। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस नियम की अवहेलना करते हैं? एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को किस नियम का पालन कराने के लिए संतुलित कर देना आवश्यक होता है? कोई दिक्कत? रासायनिक समीकरण समझ गए? अब यह समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक समीकरण से क्या जानकारी मिलती है और क्या जानकारी नहीं मिलती है। आज क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अब अगला पॉइंट को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे क्या। और आज से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट, और पहला चैप्टर पदार्थ का सारा क्वेश्चन याद करके आइएगा, पदार्थ का। और आप लोग भी पदार्थ का। तो अनिल कुमार, सत्येंद्र कुमार, दिलीप कुमार, सत्येंद्र कुमार, उत्कर्ष सोलंकी, बोलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर ठीक ठाक चल रहा है कि ना आप लोगों का? आराम से निकलिएगा दोस्तों, क्योंकि घर वहीं पर है आपका जहां से छोड़कर आए हुए हैं, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। सुरभि कुमारी, जूही मिश्रा, सौरभ कुमार, सत्येंद्र कुमार, अभय कुमार, ललन कुमार, अभिजीत कुमार, हाँ, जो भी ऑनलाइन वाला भी है, पहला चैप्टर रिवीजन कर लीजिएगा। नहीं, 8 से 10 वाला कोई डिस्कशन डेली टेस्ट के अलावे बिट्टू झा किसी डिस्कशन से जुड़ा नहीं है। अवस्था परिवर्तन बदला, अवस्था परिवर्तन में ये बात बताए थे कि अभिकारक हमारा ठोस है तो उत्पाद जरूरी नहीं है कि ठोस ही प्राप्त हो, उत्पाद जो है वो द्रव भी हो सकते हैं। और अभिकारक अगर द्रव है, अभिकारक अगर द्रव है तो उत्पाद हमें ठोस भी प्राप्त हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि अभिकारक ठोस है तो उत्पाद ठोस ही हो, अभिकारक द्रव है तो उत्पाद द्रव ही हो, अभिकारक अगर गैस है तो उत्पाद गैस ही हो, यह जरूरी नहीं। है, आराम से निकलिए, बेंच डेस्क टूट जाएगा, आराम से निकलिए। इधर सुनिए, इधर समझिए, आपको हम जानते हैं टैलेंटेड हैं, हाँ।
नहीं नहीं, आप तो क्लास डेली आते हैं ना, तब याद कम है। हाँ, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, देख रहे ना हाइट भी कम है। नहीं मतलब है, हम इस उद्देश्य से बोल रहे हैं कि दरोगा समय फिजिकल वाला जॉब के लिए आप थोड़ा दिक्कत होगा, है ना, तो इसलिए ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, पढ़िए पढ़िए, और कोई दिक्कत नहीं ना। क्या सीमेंट है, सीमेंट हाँ, जो बन गया है, ठोस हो गया है, तो ये कौन सा अवस्था होगा? ये ठोस अवस्था है। रासायनिक अवस्था होगा। अभिक्रिया कौन सा होगा? और सीमेंट में जो अभिक्रिया, वो तो देखना पड़ेगा अभिक्रिया कौन होगा। अभिक्रिया का प्रकार हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इधर इधर से निकल जाइए आप लोग, इधर से। हे देखिए देखिए, तोड़ दीजिए तोड़ दीजिए।